नमस्कार साथियों, DSTL की यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस यूनिट 4 में दो मेजर चीज़ें आपको पढ़नी है। प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड दूसरा पढ़ना है प्रेडिकेट लॉजिक। तो इसमें 80% इसका कवरेज है एंड 20% ये है। पूरी इस यूनिट का 100% ऐसे हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोपोजिशन है क्या। प्रोपोजिशन या इसी को हम शॉर्टकट में सिंपली स्टेटमेंट भी बोलते हैं, बट प्रोपोजिशन ही अलग से क्यों नाम है ये देखते हैं। इट्स नॉट प्रीपोजिशन नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो इंग्लिश में आप जो पढ़ते थे प्रीपोजिशन, वो नहीं है। इट्स अ प्रोपोजिशन। वी प्रोपोज समथिंग, वी स्टेट समथिंग। हम कुछ कह रहे होते हैं इसमें। तो अ प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस is a declarative statement. यानी in this statement we declare something, declarative statement, which is either true or false. या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट नॉट द बोथ। दोनों नहीं हो सकता, नॉट द बोथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। सपोज आई डिक्लेयर 3 + 4 = 7। इट्स अ ये मैथमेटिकल नोटेशन में लिख दिया है मैंने। इट्स अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। इट मीन्स मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि 3 + 4 = 7। अगर इंग्लिश में लिखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं, द सम ऑफ 3 and 4 is equal to 7। तो ये सेंटेंशियल फॉर्म हो गई इसकी, एक लैंग्वेज, और ये नोटेशनल फॉर्म है, बट स्टेटमेंट तो है ही। इस स्टेटमेंट में मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट वैसे बात तो है, सही है। 3 + 4 = 7, इट इज़ ट्रू। इसलिए देखो ये टिक लगाया मैंने। तो यानी कोई भी स्टेटमेंट उसकी ट्रुथ वैल्यू होती है। जैसे ये स्टेटमेंट सही है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू हो गई T। सपोज मैं कहूँ कि 3 + 4 = -7, तो विच इज़ रॉन्ग। इसकी ट्रुथ वैल्यू है F डिनोट्स फॉल्स, T डिनोट्स ट्रू। तो इनको हम ट्रुथ वैल्यू कहते हैं। T and F आर कॉल्ड ट्रुथ वैल्यूज। T and F आर कॉल्ड ट्रुथ वैल्यूज। ठीक है, इस चीज़ का नाम है ट्रुथ वैल्यू। तो कोई स्टेटमेंट आपको देकर पूछा जा सकता है कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, तो आप देखें कि रियल एस्पेक्ट में वो स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रुथ वैल्यू T आ जाएगी, अगर फॉल्स है तो F आ जाएगी। यानी ट्रुथ वैल्यू के नोटेशंस T और F ये वाइडली एक्सेप्ट किए जाते हैं, यही आपको बताने हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रोपोजिशंस के।
तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज रेनिंग टुडे, ये है। तो इस सेंटेंस की वैल्यू अगर वाकई रेन हो रही है तो ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू हो सकती है, या फॉल्स हो सकती है अगर रेन नहीं हो रही है। तो एक एट ए टाइम या तो टी होगा या एफ होगा, दोनों नहीं हो सकता एक साथ। तो इट्स अ प्रोपोजिशन, ये एक प्रोपोजिशन है। यानी प्रोपोजिशन भी पहचानना आना चाहिए कि प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false. Suppose I say, stop the noise. इस टाइप का सेंटेंस अगर मैं बोल रहा हूं, स्टॉप द नॉइज, तो यहां इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में नहीं आप बता सकते। We cannot decide whether it is true or false. No, we cannot decide. तो it's not a proposition. Proposition ऐसे declarative sentence जिनकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में ही डिसाइड हो सके, उनको हम कहते हैं proposition. तो अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन की अगर हम बात करें, तो ये प्राइमरी प्रोपोजिशन और इसको हम बेसिक प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। और दूसरा है कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो प्राइमरी प्रोपोजिशन का मतलब कि जो बिल्कुल सिंपल प्रोपोजिशन भी बोलते हैं इसको, यू कैन राइट सिंपल प्रोपोजिशन। सिंपल प्रोपोजिशन और प्राइमरी प्रोपोजिशन और बेसिक प्रोपोजिशन, इट मीन्स वो एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, कोई कनेक्टिव्स वगैरह नहीं उसमें लगे होंगे, ठीक है। यानी दैट कैन नॉट फर्दर ब्रोकन, इसको कैनॉट, वी कैनॉट स्प्लिट इट आउट, इसको हम these primary statement they cannot be broken further. जैसे एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो आप जानते हैं, लेकिन एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो इनको हम एटॉमिक भी बोलते हैं, एटॉमिक प्रोपोजिशन। अच्छा, इन बेसिक प्रोपोजिशंस से की मदद से हम बनाते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन, यानी एक कंपाउंड प्रोपोजिशन में टू और मोर प्रोपोजिशंस आर देयर, ठीक है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में टू और मोर प्रोपोजिशंस आर देयर, दो या दो से अधिक, ठीक है। एक होगा तो सिंपल तो पहली वाली कैटेगरी में आ जाएगा, तो दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी एंड दिस इज योर सेकंड कैटेगरी। तो अब कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कनेक्टिव्स चाहिए, तो जरा सा हम देखते हैं। तो बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस देख लेते हैं जरा। बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन, या इसको हम आप ऐसे कह सकते हैं बेसिक प्रोपोजिशनल ऑपरेशंस। आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय क्या आप कर रहे हैं।
या इसी को हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, ये तीनों एक ही बात है, ध्यान दीजिए। तो इट मीन्स कि हमारे पास कई एटॉमिक प्रोपोजिशंस हैं। एटॉमिक प्रोपोजिशन 1, एटॉमिक मतलब बेसिक, 2, 3, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। और इन सबको कनेक्ट करके, इन सबको मिलाकर हम एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाना चाहते हैं। यानी ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मोटिवेशन ये है कि हमारे पास ये सब है और इन सबको मिला के हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाना चाहते हैं, इसलिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं इसमें देखिए। हम एक ऑपरेशन नॉट पढ़ते हैं, और नॉट के और भी सिंबल्स हैं। ऐसे भी बनाया जाता है, या बार लगाया जाता है, या ऐसे। मतलब अगर एक्स है कोई, तो एक्स पर ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं। ये सारे नोटेशन आपको याद होने चाहिए। हर तरह के नोटेशन से पूछा जाता है। तो दिस इज नॉट, और दिस इज कंजंक्शन। या एंड, या इसी को आप मीट भी कहते हैं। दिस इज लॉजिकल और वी की तरह से बनाते हैं, या इसी को और बोल दीजिए, या जॉइन कह दीजिए। और ये क्या है आपका, ये है लॉजिकल नॉट, या सिंपली नॉट भी कहते हैं आप। लॉजिकल और को आप एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और देखिए, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा। लॉजिकल नॉट देख लिया, शॉर्टकट में मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ये एंड देख लिया, और एंड वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही तरह बनाना है, बीच में से ये वाला बस ये पार्ट नहीं लिखना है। और ये वाला और है, और एक और आपको देखना है, इसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन या कंडीशनल। और ये है बाय इम्प्लीकेशन। या बाय कंडीशनल। तो ज़रा सबका मतलब देखते हैं। नॉट का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका सिंपल कोई एटॉमिक प्रोपोजिशन आपका P है मान लीजिए, जब उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो उसके नॉट P की वैल्यू फॉल्स होगी, और जब इसकी वैल्यू फॉल्स होगी यानी जो हमारा गिवन प्रोपोजिशन है, तो उसके नॉट P की वैल्यू ट्रू होगी। ये तो है नॉट, दिस इज नॉट। और एंड दो चीज़ों को कनेक्ट करेगा, तो एक P है मान लीजिए और एक दूसरा प्रोपोजिशन Q है, तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकते हैं। तो लॉजिकल एंड या कंजंक्शन, तो ये एक ही इसी केस में ट्रू होगा, P एंड Q, बाकी सब जगह फॉल्स होगा। यानी ट्रू होने के लिए P और Q का दोनों का अलग अलग ट्रू होना ज़रूरी है। यह है कंजंक्शन।
और ऐसे ही अगर हम इसी में आगे ज़रा सा बात करें तो ये डिसजंक्शन हो जाएगा, P डिसजंक्शन Q, P और Q, इसको हम बोलेंगे P एंड Q। तो ये जब दोनों फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा, एक भी अगर ट्रू वैल्यू आ गई तो ये ट्रू हो जाएगा। तो दिस इज योर कंजंक्शन एंड दिस इज योर डिसजंक्शन। अच्छा, फिर जरा सा आ जाइए फिर से लिखते हैं टी टी, टी एफ, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एफ टी, एफ एफ, पी कंडीशनल मेरा देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को अंतर भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल आपको याद रखनी जरूरी है। तो ये देखिए, एक ही केस में फॉल्स होता है, बाकी हर केस में ट्रू होता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी है, बता देंगे आप लोगों को, बट इसको आपको इस तरह से ही याद रखना है। ये जो टी एफ वाली कंडीशन है, बस इसी जगह ये फॉल्स होगा। तो केवल इतना ही याद रख लेना पर्याप्त है आपको, बाकी तो जितने कॉम्बिनेशन होंगे सब ट्रू होंगे ही। तो कन्फ्यूज़न इस तरह से हटा सकते हैं आप। और ये देखिए जो बाई कंडीशनल है, बाई कंडीशनल देखिए, दोनों में फ़र्क देख लीजिएगा, फ़र्क है, डिज़ाइन नहीं है खाली। ये जब दो पी और क्यू दोनों जब ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, या जब ये दोनों फॉल्स होगा तभी ट्रू होगा, और बाकी सब जगह ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल, और ये वाला है बाई कंडीशनल। तो इसका मतलब क्या है, जरा सा ये देख लें। ये कंडीशनल, इसका मतलब है इफ P देन Q, यानी ये ऑपरेटर जैसे ही लगाएंगे, ये ऑपरेटर लगा तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला वाला प्रोपोजिशन है P, इसके पहले ये क्या लगा देगा, इफ लगा देगा, और दूसरे वाले के पहले क्या लगा देगा, देन लगा देगा, और खुद गायब हो जाएगा। यानी इसी को अगर हम लिखें ढंग से तो कैसे लिख पाएंगे, P, इसके पहले इफ लगा दिया, Q था दूसरा, उसके पहले देन लगा दिया, तो इफ P देन Q, ये है। तो इसको पढ़ते ही हैं, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, ऐसे पढ़ लीजिए या इसको ऐसे पढ़ लीजिए, इफ P देन Q। बाई कंडीशनल देखिए, बाई कंडीशनल आप देखें, P, इसका क्या मतलब है, if and only if then Q, यानी ये जो सिंबल है, ये इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, I डबल F, इफ एंड ओनली इफ, ये याद रहे, अदरवाइज गलती करेंगे। ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पूरा ध्यान दे दीजिए सभी लोग।
if we are given एक कंडीशनल स्टेटमेंट आपको दिया है, यानी एक इफ पी देन क्यू दिया हुआ है, देन क्यू और पी को अगर इधर उधर आप कर देते हैं, क्यू और पी को बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी क्यू इंप्लाइज पी इज कॉल्ड इनवर्स। ध्यान दें, एक मिनट, थोड़ा सा सही करेंगे। दोनों में अगर नॉट लगा देते हैं तो ये है आपका इनवर्स, ठीक है। और Q को इधर लिख देते हैं और P इस तरफ कर देते हैं, ये है कन्वर्स। और इसका इनवर्स ले लेते हैं, कन्वर्स का इनवर्स ले लेते हैं, यानी नॉट Q और इम्प्लाइज दैट नॉट P, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रहे। ये आपका गिवन स्टेटमेंट है और ये इसका इनवर्स है, ये इसका कन्वर्स है और ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। ये ऐसे मैं कर देता हूँ, ये चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर तुरंत फटाफट, और पूरा एक देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है, पीयूटी में भी दिया था, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, कर ही नहीं पाए उसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आंसर क्या है क्वेश्चन जरा देखिए। एक्सप्रेस द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स एंड निगेशन, ये चारों चीजें फॉर्म्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन बिलो। और क्या कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो आप देखिए कि इफ लगा हुआ है इधर और देन लगा हुआ है इसके पहले, इसका मतलब क्या है, ये कि ये आपका क्यू की तरह है और ये आपका क्या है, पी की तरह है, ठीक है। तो पी क्या दिया हुआ है आपका, एक्स इज रेशनल, ये आपका पी है। क्यू क्या है, एक्स इज रियल, ठीक है। और जो गिवन स्टेटमेंट क्या है, गिवन स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो क्या है, इफ पी देन क्यू, या ये आपका दिया हुआ है ये। तो आप बताइए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव अभी बताया गया है, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब कि क्यू इधर आ जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, किसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इस स्टेटमेंट का, इसका, ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। तो क्यू बताइए क्या है, एक्स इज रियल, उसको अगर निगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट रियल, एक्स इज नॉट रियल, यही हो जाएगा। यहां से देखिए क्यू क्या है आपका, एक्स इज रियल, तो नॉट लगा देंगे तो एक्स इज नॉट रियल, इंप्लाइज क्या, पी क्या है, एक्स इज रेशनल, नॉट पी क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट रेशनल। हमने बताया है कि इस एरो को अगर हटाना है तो क्या करेंगे, जो पहला वाला है एक्स इज नॉट रियल, उसके पहले क्या लगा दोगे, इफ, और एक्स इज नॉट रेशनल, इसके पहले क्या लगा देंगे, देन। तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, देखिए यही आंसर आ गया। सेंटेंस के फॉर्म में ही उत्तर देना है, ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए
क्या करना है आपको? इनवर्स। अच्छा, कन्वर्स देखना है, तो कन्वर्स के लिए तो सिंपली कन्वर्स क्या होता है? किसका कन्वर्स? जो किसका निकालना है वो पहले लिख देता हूँ, ये P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या होता है? Q इम्प्लाइज P, ये है कन्वर्स। तो कोई दूसरा निशान नहीं लगाते हैं जिससे कंफ्यूज ना हो जाए, ये है। तो Q इम्प्लाइज P, Q क्या है? Q देखिए X इज रियल, तो क्या हो गया ये? X इज रियल, ये हो गया आपका Q। और P क्या दिया हुआ है? बीच में ये निशान तो लगा ही है। P क्या है? X इज रेशनल, तो X इज रेशनल। अब इस निशान को भी हटा दीजिए, पूरा पूरा सेंटेंस बना दीजिए, तो ये निशान हटेगा तो क्या हो जाएगा? X इज रियल इधर लिखा हुआ है, X इज रेशनल इधर लिखा हुआ है, ये निशान हटेगा तो इस सेकंड वाले के पहले लगा देगा देन, और इसके पहले लगा देगा इफ। दिस इज योर आंसर। इनवर्स, इनवर्स बताइए, इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स बताया ही है कि ये नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, ये आपका इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स बताएं, नॉट P, P क्या है? X इज रेशनल, तो नॉट P क्या हो जाएगा? X इज नॉट रेशनल, नॉट लग गया, सिंपल ये। एंड नॉट Q क्या हो जाएगा? X इज नॉट रियल, और बीच में ये एरो लगा ही है। अब इस एरो को भी हटा दो तो क्या हो जाएगा? एरो को हटाएंगे तो फर्स्ट वाले के पहले क्या लगा देगा? इफ। यहाँ क्या लगाएगा? इफ, तो इस तरफ इफ लग गया। X इज नॉट रेशनल, और सेकंड वाले के पहले क्या लगा देगा ये एरो? देन, तो देन लगा दिया। X इज नॉट रियल। तो इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस एक तरीका ये जाने रहिए। एग्जाम में चूंकि नंबर एक्यूरेसी के साथ में मिलते हैं, एक्यूरेट रहता है तब, तो ये इनवर्स हो गया। निगेशन करना है तो निगेशन में तो पूरे सेंटेंस के पहले ही नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो निगेशन आप बताइएगा कि हाँ निगेशन कैसे करेंगे। निगेशन किसका करना है? देखिए P इम्प्लाइज Q, यही आपको दिया हुआ है, इसका निगेशन करना है, ठीक है। तो इसको आप करके बताइए कैसा क्या है, और आगे मैं कल आप लोगों को वेल फॉर्म्ड फार्मूला और कुछ नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।